आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। मैं अजीत रॉयड आप सभी का अभिनंदन करता हूं। गाइस, यू कैन कंटिन्यू स्टडी विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप अपनी स्टडी को अनअकैडमी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जिस भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी से उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट पर आपको यहाँ अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको घर बैठे यहाँ अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आपके सामने है कि कितने टीचर्स यहाँ डील कर रहे हैं, आप किन किन टीचर से आप पढ़ने वाले हैं, राइट। दूसरी बात, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर इन सारे टीचर्स से अगर आपको पढ़ना है, जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करके अपना अकाउंट या गोल सेट करना है और फिर सब्सक्रिप्शन में जाना है, आरपीएससी यूपीएससी व्हाटएवर जिसमें भी आप जाना चाहते हो, और आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 12 मंथ या 24 मंथ का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 12 मंथ का जो प्लान है वो 7000 में है। उसमें भी अगर आपने पेमेंट इस प्रोमो कोड को, लाइव रॉइड प्रोमो कोड को यूज करके अगर आपने पेमेंट किया तो आपको 10% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्यूजेज यहाँ मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो टू हीरो जो कोर्स होता है, जो सिस्टमाइज्ड कोर्स होता है, वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, जिसमें आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब यही है, जहाँ सिस्टमाइज चीजों को आप कर सकते हो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो जितनी बार, और पॉज करके लिख करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन के आधार पे उस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और परफेक्ट तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। अनअकैडमी की जो टीम है, हाईली क्वालिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट के साथ डील कर रही है। उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड से पता चल जाएगा, जो भी अनअकैडमी के साथ या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे अगर आप जानकारी लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो कैसा वहां फील कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी और दे विल टेल यू कि सच में रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस आपको यहाँ किस तरह से मिलती हैं। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अजीत राइड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज की तरह इस टाइम में जो क्लासेस लेते हैं वो वोकेबलरी से रिलेटेड क्लासेस हमारी होती हैं, जिनके मीनिंग, उनका यूज, उनको कैसे याद करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं, राइट। विजुअलाइजेशन मेथड अपनाते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ के व्हाट्सएप चैटिंग की तरह तोड़ेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो स्ट्राइक करे आपके माइंड को। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप यूं कह सकते हो, जितने भी पात्र हम काम में लेंगे, उन पात्रों का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा, सारे पात्र काल्पनिक होंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो पहले शब्द की तरफ अपन कूच करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता है कि आप बिल्कुल ऐसा इंतजार कर रहे होंगे कि सर पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की बातें मत करो। तो आई एम सॉरी, पहला वर्ड हम ले लेते हैं आपके सामने, और पहला वर्ड है आपका, किधर गया, पेनेशिया। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने अंडरलाइन कर ली 2 तरह की। इज दैट क्लियर? और ये हो गया आपका एशिया, पेनेशिया, राइट। अब यहां बन क्या रहा है, अब जरा देखिए, इससे सीधा सीधा रेड कलर वाले से आपका एशिया बन रहा है। देखिए सीधा सीधा क्या बन रहा है, एशिया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि बच्चों एशिया का अगर पान खा लो ना, यानी कि सीधा सीधा एशिया का अगर पान खा लो, तो समझो आपकी सारी बीमारियां खत्म। सारी बीमारियों का
जो एशिया का पान है वो रामबाण है। इसका मतलब एशिया का जो पान है वो सारी बीमारियों का क्या है, रामबाण है। चलो साहब, यहाँ से इसकी हमने फिटिंग कर दी है, सेटिंग बैठा दी है कि एशिया का पान, वापस आप मेरे साथ बोले, एशिया का जो पान है वो सारी बीमारियों का क्या है, मुझे बताएंगे आप प्लीज। बोले तो रामबाण है। इज दैट क्लियर? अब एक एक चीज को तरीके से देखना आप। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और यहाँ PAN से सीधा सीधा मैं पान ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया पान, एशिया का पान सारी बीमारियों का रामबाण है। इज दैट क्लियर? बहुत प्यारी ट्रिक बन रही है। PAN से बन रहा है पान और यहाँ एशिया बन गया सीधा सीधा, राइट। अब यहाँ नीचे देखो ट्रिक क्या लिखी हुई है, एशिया में पेन का रामबाण इलाज किया गया। अब ये पेन लिखने वाला नहीं है, ये एक्चुअली में पेन है, बोले तो दर्द, जिसे हम ये कहेंगे PAIN, राइट ना, पेन का रामबाण। अब इसको हम हिंदी में अगर लिखते तो हम इस तरह से लिखते, राइट ना, यूं। ये बीच में संस्कृत वाला एस देखा है, ये से जैसा, इसका मतलब होता है कि इन दोनों को लंबा खींचो, पेन, राइट ना। तो एशिया में जो पेन है, बोले तो दर्द है, उसका रामबाण इलाज मिलता है। इसको आपको प्रॉपर तरीके से जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या है। पैन एशिया, इसको हम कहेंगे पैन, बोले तो बोलिए पैन एशिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं इसकी प्रॉपर तरीके से आपके सामने डेफिनेशन रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आप लिखोगे ये नाउन है, ये अपने आप में क्या है, नाउन है। इज दैट क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन पे पहुंचे और सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ येलो पेन लेना पड़ेगा और येलो पेन लेने के बाद मैं यहाँ एक एक चीज को आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आप कहोगे CURE, बोले तो क्योर ऑल, राइट। अब आप मुझे बता सकते हैं ये CURE क्योर ऑल का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? यानी कि क्योर बोले तो फॉर ऑल इल्स और डिजीजेस, बोले तो आप कह सकते हो लाइक औषधि, इलाज सारी चीजों की, सारी बीमारियों की। इज दैट क्लियर? तो आगे चलिए, या फिर यू कहो कि मेडिकेशन, फिर पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक एक तरीके से आराम से सीखना है आपको, भागना है नहीं है। MEDI, मेडिकेशन, मेडिकेशन which can heal, which can heal any problem। एक ऐसा मेडिकेशन विच कैन हील, बोले तो हील एक वर्ब है जो हर मतलब हर प्रॉब्लम का घाव भर देती है, रोग मुक्त कर देती है, राइट मतलब या स्वस्थ कर देती है, राइट ना। तो विच कैन हील एनी प्रॉब्लम, जो हर समस्या का समाधान कर सके, इस तरह का मेडिकेशन, राइट ना। ये एक्चुअली में रामबाण है, या फिर सर्व रोग हर कहो, या सर्व रोग हारी कहो, या सारी बीमारियों को अच्छा जो कर दे वो पेनिशिया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं आपको और समझाता हूं इसके बारे में, जरा गौर फरमाइए। आ जाइए भाई साहब। ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, इंटरेस्टिंग, और रिमीडी, ए सॉल्यूशन और रिमीडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज और डिजीजेस, राइट ना, डिजीजेस। ये हो गया साहब, एक सॉल्यूशन है या रिमेडी कहो फॉर ऑल डिफिकल्टीज या और डिजीजेस का। लाइक इसका एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको ये ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल इज गोइंग टू बी गिवन बाय मी टू यू, राइट। देखिए, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा इतनी दूर से खुल के। द पेनिशिया, PANACEA, right, for all corporate ills, right ना, corporate ills। तो एक तरह की ये ऐसी चीज है ना, हम बोलते भी हैं, आम भाषा में कहते भी हैं, बोले तो ये तो रामबाण है यार, रामबाण बोले तो ये तो सबका सॉल्यूशन कर दे, कैसी चीज है, हाँ या ना।
तो ओवरऑल यहाँ इस वर्ड को ध्यान रखना, और ये एग्जाम्पल है, बोले तो द पेनिशिया रामबाण फॉर ऑल, बोले तो कॉर्पोरेट इल्स, सभी कॉर्पोरेट इल्स, बोले तो सभी बीमारियों का एक तरह से रामबाण है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया है ना? अच्छा, आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब जितनी भी बीमारियां हैं, कॉर्पोरेट इल्स का मतलब कह सकते हो एक चित, बोले तो संयुक्त, बोलो सभी सामाजिक जितनी भी बीमारियां हैं, सामाजिक बीमारियों का इलाज, राइट ना, तो रामबाण कहलाता है। एलो साहब। और चलिए इसके उसके सिनोनिम पे अपन चर्चा फरमा लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा जिंदगी का सुकून मिल जाए, राइट ना। तो मैं यहां लिखूंगा सिनोनिम। सबसे अच्छी बात, इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं? अच्छा, जो भी इसका सिनोनिम होगा होगा तो अच्छा, राइट ना। अच्छा, हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल क्योर है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक, तभी इसका नाम रामबाण रखा है। राम जी भगवान के पास में सारी बीमारियों का इलाज था, इसलिए उसी के वजह से हम इसको रामबाण कहते हैं। तो यूनिवर्सल क्योर, एलो साहब। और बताइए, या रिमीडी कह लो, यूनिवर्सल रिमीडी कह लो, हाँ या ना, या फिर ऐसे को बोलो तो सरप्राइजिंग ड्रग है, वंडर ड्रग कह लो, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि पेनिशिया जो आपके सामने मैंने रखा है, ये सारी बीमारियों का क्या है? इलाज है। आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है इसके लिए, समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? तो आप चाहे इसे यूनिवर्सल क्योर कह लो, राइट ना, चाहे आप इसे यूनिवर्सल रिमीडी कह लो, एक ही बात है, यूनिवर्सल, राइट, रिमीडी। आप इसको ये भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि साहब ये तो वंडर ड्रग है, एक ऐसी ऐसी ड्रग है जो सरप्राइज में डाल दे इंसान को कि यार वास्तव में कुछ तो है ना, या फिर क्योर ऑल, एलो साहब। इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है आपको? अगला वर्ड मैं आपके सामने ले लेता हूं, पैनिक, पेंडेमोनियम। अभी पेंडेमोनियम क्या है? क्या आपने ये वर्ड कभी सुना है, पांडेमोनियम? पांडे जी हारमोनियम बजा बजा के क्या कर रहे हैं बताइए? पांडे जी हारमोनियम बजा बजा के क्या कर रहे हैं? आप कहोगे साहब कोलाहल वातावरण बनाया हुआ है उन्होंने। बोले तो वातावरण में मतलब इतना शोरगुल उन्होंने कर रखा है, बस पूछो मत। इनके भैया ये तो अच्छी बात है, कैसे साहब? जरा देखिए, मैं यहां से पांडे जी बना लेता हूं इसको, और आराम से आपको पढ़ना है ना, PANDE, पांडे जी ने। और मोनियम से आप बनाओगे हारमोनियम, तो मैं यहां लिख देता हूं हारमोनियम। तो हारमोनियम बजा के वातावरण को उन्होंने कोलाहलपूर्ण बना रखा है, शोरगुल भरा हुआ उन्होंने बना रखा है, राइट ना। ये आपके सामने वर्ड है, पेंडेमोनियम। इज दैट क्लियर? जिसका मतलब होता है क्या? कोलाहलपूर्ण, हो हल्ला जिसे कहते हैं, ये आपकी नाउन है। हालांकि इसके कई मीनिंग होते हैं, फिलहाल इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता रहा हूं आपको। हालांकि ये भूत पिशाच का निवास स्थान भी होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका मतलब भारी गड़बड़ी भी होता है, भारी गड़बड़ी के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं, हुल्लड़ जिसे कहते हैं वो भी ये है। तो ओवरऑल कहने का मतलब इसका मेन जो मीनिंग है वो हल्ला है। क्या है? हल्ला। अदरवाइज इसको भूत पिचासों से रिलेट भी आप कर सकते हो, भूत पिचासों का जो निवास स्थान होता है ना, उसको भी अपन यही कहते हैं। इज दैट क्लियर? वहां होता है भूतों का साहब, आपने देखा है ना, ऐसे कोई है, इस तरह की अजीबोगरीब जो आवाज आती है ना, वो जो कोलापूर्ण होता है, वो उन्हीं के घरों में से आती है, पिचासों के घरों में से। बात समझ में आई? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन में आपको ये बात समझ में आ जाएगी अगर मैं आगे आपको ले चलूं और यहां मैं आपको समझाऊं तरीके से। तो जरा देखिए, गौर फरमाइए, आई होप कि आपको बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पेंडेमोनियम आपकी नाउन है, और आपको ये समझ में आ गया अगर ये नाउन है पेंडेमोनियम, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको यूज कब करते हैं, किस सेंस में करते हैं? तो सबसे पहले तो एक्चुअली में ये भूत पिशाच का स्थान भी होता है, ये गड़बड़ी के सेंस में भी अपन इसको यूज करते हैं, राइट ना। तो आप कह सकते हो आ स्टेट
of noise and confusion। और अगर आप चाहो कि सर वो मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर करके भी आपको इसको समझा सकता हूं। एग्जाम्पल भी आप इसका देख लीजिए तो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज पेंडेमोनियम, वहां बहुत ज्यादा पेंडेमोनियम था। स्पेलिंग आपको समझ में आ रही होगी, है ना। इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम बिफोर द टीचर अराइव्ड। अब अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये गड़बड़ हल्ला वल्ला है ना, इन सब से रिलेटेड है। चाहे गड़बड़ कह लो, हल्ला वल्ला कह लो, राइट ना, इन सब से रिलेटेड है। तो अगर ये इन सब से रिलेटेड है, मैंने यहाँ लाइन खींच दी है, आप देखना इसको। तो फिर इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको इसका एक मैंने आपको सिनोनिम बताया था, हल्ला वल्लू। बोलो याद आया आपको? एक तो हल्ला वल्लू इसका मैंने सिनोनिम बताया था। एक कमीशन वाला वर्ड मैंने आपको बताया था कि कमीशन ले लिया तो मतलब क्या है कि, और मैंने आपको बताया था, मैं जो जो मैंने आपको बताए थे मैंने तीनों लाइन खींच दी हैं। अब मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो मैं लिखूंगा जैसे, आप भी वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें, मीनिंग की तो हमने बात कर ही ली है, सिनोनिम की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो अगर इसका मतलब गड़बड़ हो सकता है तो अनार्की भी इसका हो सकता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अनार छीलने में लोग गड़बड़ी करते हैं, राइट ना। तो इसका मतलब है गड़बड़। तो गड़बड़ के सेंस में ये हो गया, गड़बड़ करना, हल्ला उल्ला करना, तो वो एक ही चीज है, ये उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। हंगामा, हंगामा भी इसी से रिलेटेड है। तो हंगामा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो वर्ड आपके काम आएगा, वो वर्ड काम आएगा कॉमोशन। कि एक अफसर ने कमीशन ले लिया, तो बोले तो पब्लिक ने हंगामा खड़ा कर दिया, कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब मैंने आपको बताया था हंगामा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट ना। एक मैंने बताया था हल्ला वल्लू, है ना, हुल्ला वल्लू मैंने आपको पढ़ाया था, और नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता देता हूँ हल्ला वल्लू क्या होता है, जरा वो भी देख लीजिए आप। तो हल्ला वल्लू की स्पेलिंग होती है HULLABULO, हल्ला बलू, BU नहीं BALO। मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे आपको पता है ना, मुझे ये गलत गंदी राइटिंग या गंदा लिखना, ओंगा पोंगा लिखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो BALO, है ना। हल्ला बल्लू भी इसका होता है। आप चाहो तो हुपला भी कह सकते हो। अभी जैसे हुल्ला बल्लू है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता दूं। आप अगर इस हल्ला बल्लू ऐसे पढ़ो, हल्ला बल्लू, पता नहीं क्या कैसे पढ़ लेते लोग इनको, है ना। हल्ला बल्लू, राइट ना, इसका मतलब भी कोलाहल, शोरगुल, नॉइज, राइट, ये सब होते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूं इसका मतलब ओरिजिनलिटी में, राइट ना। इसका मतलब है शोर। पता है ये वर्ड पढ़ने में, जो हल्ला बल्लू पढ़ने में, इसको सीखने में मुझे महीनों लग गए, लेकिन ये कभी आज भी ये मेरे मुंह से तो निकलता ही नहीं है। आप जरा इसको पढ़ के देखो, हल्ला बल्लू पढ़ो एक बार, सब बोल के देखो इसको। कोई पढ़ सकता है क्या इसको? हल्ला बल्लू, है हल्ला बल्लू, है ना, हुला बल्लू ऐसे, हुला ब्लू तो हुला ब्लू ऐसे पढ़ेंगे फिर इसको। भाई साहब ये शब्द खा जाएगा आपको, ये मुझे लगी भूत जैसा रहा है, हटा ही दो इसको। मुझे तो इससे भारी भयंकर डर लग रहा है, मन कर रहा है कि इस तरह के शब्दों को तो मैं अचार डाल के खा जाऊं। बट कभी कभी मन करता है मेरा कि बढ़वा दे, फिर दुनिया कैसे पड़ेगी। अच्छा, शोर को हम अंग्रेजी में दिन भी कहते हैं, DIN। अब आप सोच रहे होंगे साहब सीधा ही लिख लो, उल्टा क्यों लिख रहे हो? अगर मैं सीधा ही लिख लूंगा तो फिर स्ट्राइक कैसे करेगा, हाँ या ना। तो मैं तो जैसे लिखूंगा वैसे ही लिखूंगा। तो भैया देयर वॉज पेंडेमोनियम, राइट ना, इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इतना शोर शराबा था, हुड़दंग मच रहा था, गड़बड़ी हो रही थी टीचर के आने से पहले, बिफोर द टीचर अराइव्ड, अ स्टेट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन वगैरह से रिलेटेड ये वर्ड हो गया। अच्छा, मैंने
अनार की आपको समझाई दिया, अनार छीलने में लोग बड़ी गड़बड़ी करते हैं, अनार छीलने में लोग बड़ी गड़बड़ी करते हैं। इज दैट क्लियर? और बताओ आपको चाहिए क्या? कॉमोशन मैंने आपको बता दिया है, हाँ या ना? एक वर्ड और है सबसे प्यारा, ये क्या चल गया? एक मिनट रुको गाइज। यस, गया, थैंक यू। माहिया, माहिया पढ़ा है क्या? MAY। मई के महीने में हम लोगों ने, मई के महीने में MAY, मई के महीने में HEM, हम लोगों ने बड़ा शोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब नहीं डर रहे हम कोरोना फोरोना से, राइट ना? क्योंकि जब से सरकार ने कहा है कोरोना के साथ जीना सीखो, तब से मई में हमने घर से बाहर निकलना और शोर शराबा वाली जिंदगी फिर से हमने स्टार्ट कर दी है। You know the most funniest situation in students life, when we have no idea what to write in paper and supervisor comes and say wind up your papers. This is the most funniest situation in students life, right? मतलब डायलॉग था, आप इसको इस वर्ड से कनेक्ट ना कर लें। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैंने आपको कितनी प्यारी चीज आपको समझाई है, आपको समझा दिया है पांडे जी के बारे में। पांडे जी बड़ा हल्ला मचाते हैं, राइट ना? तो ये समझ में आ गया। आप ऐसे कह सकते हो ना, वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन भी आप इसे कह सकते हो। अप्रोवर, अप्रोवर वर्ड भी है, यूपी वालों ने बोले तो रो रो करके हल्ला कर रखा है, हंगामा कर रखा है, तो अप्रोवर भी आप इस वर्ड को ले सकते हो, अप्रोवर, राइट? तो यूपी वालों ने बोले तो यूपी में कुछ लोगों ने बड़ा हुड़दंग मचा रखा है, बड़ी गड़बड़ी करके रखी हुई है, तो अप्रोवर भी मैंने आपको इसको बताया था। यू नो व्हाट, और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा मेरे पास तो ना आज है ना कल था, और मुझे लगता है ना कभी होगा। अच्छा, आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए? आपको चाहिए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं ताकि आपको ये और समझ में आ जाए, राइट ना? देखिए, किधर दूं? पीछे। अपने पास इधर पीछे जगह खाली थी, तो हम इसका यूटिलाइज करेंगे भयंकर तरीके से। तो देखिए, देयर वॉज ए पेंडेमोनियम, तो देयर वॉज ए पेंडेमोनियम इन इंडिया, मिटा देता हूं इसको, इन, अरे पेन का है रे, जयपुर के रहने वाले हैं ना, हम जयपुर लिखेंगे। इन जयपुर मार्केट, राइट ना? इन जयपुर मार्केट कह सकते हो आप, राइट ना? जयपुर मार्केट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। तो अब ग्रेट डिप्रेशन के हिसाब से तो जयपुर मार्केट की बजाय हम यहां एक काम कर लेते हैं, एक्सचेंज भी लगा देते हैं। एक्सचेंज मार्केट जो होता है ना, राइट ना? एक्सचेंज मार्केट की वजह से, राइट ना? जब ड्यूरिंग बोले तो बहुत ज्यादा लोगों में ग्रेट डिप्रेशन था, तो बोले तो देयर वॉज ए पेंडेमोनियम, बहुत ज्यादा शोरगुल कोलापूर्ण वातावरण था इन जयपुर के एक्सचेंज मार्केट में ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, यू कैन से दिस, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। वापस से सुन लो, बोले तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेट, कितना समझाऊं आपको? ये क्लोज टेस्ट में काम आएंगे। क्लोज टेस्ट में कैसे यूज करना है? अ स्टेट ऑफ, आप कह सकते हो एक्सट्रीम, राइट, कंफ्यूजन, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन इन कंफ्यूजन एंड, राइट ना? कंफ्यूजन एंड, इधर लिखना पड़ेगा मुझे ये डिसऑर्डर, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? मतलब आपको चाहिए क्या? आप मेरे से अभी भी खुश नहीं हो? कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ गया है इधर से, वाओ। एक बार और खोलो, एक बार और, अरे वाह, कितना प्यारा लगा और मजा आ गया भाई।
एक बार और, यस, वाओ, कितना प्यारा पेड़ है ना ये, यस, आई लाइक दिस पेड़। चलिए गाइस, एक बार, आहा, गुड, एक बार और, अरे वाह, पैनिक। बच्चों आपको ये ज्यादा पैनिक तो नहीं लगा, इधर उधर मैं कर क्या रहा हूं, यू नो व्हाट, सही था ना मामला, कोई बात नहीं, अगर लगा भी होगा तो कोई बात नहीं। PANI से मुझे बनाना है पानी, पानी, और पानी अगर ना मिले तो लोगों में भय और व्याकुलता फैल जाती है, या फिर कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, फोबिया होता है पानी का, राइट ना। अब आप सोच रहे होंगे साहब पानी और PANI से पानी बना, मैं इसके दो मुंह तोड़ देता हूं, इसके देखो, इसके मुंह तोड़ेंगे हम, दो टुकड़े करेंगे, मतलब करेंगे। बच्चों कुछ लोगों को देख करके तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, तुम टाइम पे क्लास लेने आ जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, दुनिया पढ़े मत पढ़े, लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें बस अपने आप से सेटिस्फाइड होना चाहिए। यस सर, हम सेटिस्फाइड हैं खुद से, हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आ रहा है तो स्वागत ही है भाई, नहीं आ रहा है तो वो खुद पहले से इंटेलिजेंट है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है, राइट ना। तो भैया पानी प्लस सी, और सी से हम बना लेते हैं को। कुछ लोगों में पानी को लेके भय व्याप्त है, कुछ लोगों में पानी को लेके भय व्याप्त है कि भैया यार ये पानी जल्दी से खत्म ना हो जाए, मतलब पानी जल्दी खत्म ना हो जाए, और होगा एक दिन तो है ना, कितना कम पानी बचा है। तो निक को पेन से व्याकुलता हो रही थी, ये इसका महान्यायती, बड़ा भयंकर बुरा, बहुत गंदा वाला, ये ऐसा लॉजिक है कि इससे हम आज तो क्या जिंदगी में याद नहीं रख सकते। निक को पेन से व्याकुलता, इन मतलब ये लॉजिक क्या है, निक को पेन से, मिस्टर रॉय कुछ भी ट्रिक बना देते हो आप, हैं, सॉरी बोलो, सॉरी सर, बच्चों मैं सॉरी बुलवा ही लेता हूँ रॉइड सर से, यू नो व्हाट। तो आप इसकी ट्रिक बना ही दिए फाइनली, बोले तो पानी और सी से बोले तो को। वैसे भी ज्यादा पैनिक मत हो, आपने ये पढ़ा होगा, ज्यादा पैनिक मत हो, राइट ना। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने पैनिक तो पढ़ा है, लेकिन पैनिक के मतलब क्या क्या हो सकते हैं। पैनिक का मतलब आप बोले तो एक तरह से हलचल भी ले सकते हो, पैनिक का मतलब दहशत भी ले सकते हो, आतंकित भी ले, मतलब आप दहशत ले सकते हो आप, इस दैट क्लियर। अब इस वर्ड को अपन को तरीके से समझना है, मजा तभी आएगा। ये पैनिक एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो यह वर्ब है, इधर लिखो, और वर्ब की फॉर्म होती है 1 2 3 पढ़ने वाली, 4 पढ़ने वाली, और 5वीं में तो 2 लग ही जाता है। तो सबसे पहले तो ये अपने आप में स्वयं श्रीमान पैनिक महाराज, पहला काम, कोई बात नहीं। दूसरा, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, इसकी अगर आपको मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनानी है, राइट ना। एक्चुअली में वैसे ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है, राइट ना, और ये वर्ब भी है, ये तीनों है। बस आपसे इतना मेरा निवेदन है कि आप केवल ये मत समझना कि ये केवल और केवल वर्ब है, ये तीनों है। इज दैट क्लियर। तो फाइनली एज ए वर्ब अगर हम इसको देखें ना, तो हम इसको बोल लेते हैं पैनिक्ड, इस तरह से, CKED। इज दैट क्लियर। हाँ, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन पैनिक है, तो लास्ट में कई आना चाहिए। अब अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दूंगा ना, तो जो सी था ना, मतलब उसका सेफ साउंड निकलेगा फिर, तो ये हो जाएगा पैनिस्ड, है ना। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो बात समझ में, तो पैनिक्ड इसका अगर निकालना है तो आपको इसमें लास्ट में CKED लगाना पड़ेगा। और उसी तरह से मैंने यहाँ क्यों लगा दिया फर्स्ट फॉर्म में, तो यार दिमाग समझाने में लगा लो गुरुजी, या लिखने में लगा लो, हटाओ इस के को भी यहाँ से, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो वो सोचते रह जाते हैं गुरुजी ये क्या। जैसे कल वाली क्लास की बात है, कल वाली क्लास में मैं बोलना तो कुछ और चाह रहा था, मेरे मुंह से निकल और कुछ गया, वो भी मैं देख रहा था। मैंने बोला था, एक वर्ड था एस्टोनिश, एस्टोनिश, राइट ना। ये पहली बार ही हुआ था मेरे साथ में ऐसा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था और निकल क्या गया। तो ऐश्वर्या का टोन ऐसा है, ऐश्वर्या का टोन ऐसा है जिसको लेकर के प्रायश्चित करना पड़ता है।
तो इसका अर्थ प्राश्चित नहीं था, मुझे बोलना था कि ऐश्वर्या के टोन को देख के मुझे आश्चर्य होता है, तो प्राश्चित और आश्चर्य दोनों शब्द मतलब मिसमैच हो गए थे, तो बोल कुछ रहा था और बोल कुछ दिया था, राइट ना, लेकिन उसको बाद में मैंने क्लियर कर दिया था कल वाली क्लास में। तो इस तरह से कई के बार हो जाता है, दिमाग कहीं होता है, हम कहीं होते हैं, पेन कहीं होता है, मतलब क्या है यार भगवान ने हमें दिया है। अब यहाँ सेकंड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ, राइट ना, ये हो गया पैनिक्ड, और थर्ड फॉर्म में इसकी यही होती है, और फोर्थ फॉर्म में पैनिकिंग, PANCKING, और पांचवी फॉर्म का तो कहना ही क्या, पैनिक सीधा लगा दो, फड़फड़ा दो, आनंद आएगा आपको जिंदगी का, राइट ना। तो ये आपकी वर्ब भी है, ये आपकी बड़ी सुंदर नाउन भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है। बेचारे के ले लो जान एक ही वर्ड की, खा जाओ पी जाओ इसके खून, वर्ब भी बना लिया इसको, नाउन भी बना लिया इसको, दूल्हा भी यही, दुल्हन भी यही है, और कन्यादान करने वाला भी यही, सब कुछ यही है। गलत बात है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए यार। आप ठीक है, आप अपने घर में कुछ भी करो, अब मुझे इतनी सारी डेफिनेशन इसके लिए देनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा इसमें, 50 बातें मुझे इसमें समझानी पड़ेंगी, नाउन के सेंस में क्या है, फलान के सेंस में क्या है, ये बड़ी गड़बड़ मतलब मुझे लगता है होने वाली है आज की क्लास में। ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी, और ये वर्ब भी है। तो फिलहाल तो हम एडजेक्टिव के सेंस में अपन आ जाते हैं, राइट ना। तो चलिए, वाओ, सबसे पहले पेन येलो, हम लिखेंगे इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के सेंस में मुझे यहीं ऊपर वाली लाइन में लिखना पड़ेगा परटेनिंग टू पैनिक, राइट ना, या रिजल्टिंग फ्रॉम पॉसिबल पैनिक, या कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड ओवरपावरिंग फियर, यू कैन यूज इन दिस सेंस। इज दैट क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, है ना। तो यानी कि वापस से मैं आपको और बता देता हूं एक चीज, बोले तो कॉज्ड बाय unexpected, caused by unexpected overpowering fear as a adjective. Is that clear? ठीक है, मान लिया। इधर आ जाओ, दोबारा बताइए, एज ए नाउन, ना 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 ना, वापस एज ए नाउन। अब एज ए नाउन ये क्या कहता है वो भी आप जरा देखिए, बोले तो सेंस ऑफ एक्सट्रीम फ्राइट, सेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइट, FIGST, राइट ना, या अटैक ऑफ फियर, अटैक ऑफ फियर, बोले तो अटैक होने का डर, राइट ना, या कोई अटैक ना कर दे, अटैक ऑफ फियर, FEAR, अटैक ऑफ फियर, राइट ना, या फिर एपिसोड ऑफ फ्राइट आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट ना। तो ओवरऑल अब आ जाते हैं वर्ब पर, जरा पेन चेंज कर लेते हैं यार, बहुत खतरनाक काम है यार इसका तो, राइट ना। एज ए नाउन आप इसका कह सकते हो, बोले तो आतंक, आतंक इसका, इसको कह सकते हो, राइट ना। आप इसको आतंक कह सकते हो, भगदड़ कह सकते हो, तहलका कह सकते हो, है ना, तहलका, तहलका भी एक ही बात है। आप आतंक या तहलका मचा रखा है यार, ये क्या मतलब पैनिक हो रखा है मामला, है ना, ये भी आपने इसको ले लिया। अच्छा और बताइए, अब अच्छा दहशत, यार उसकी दहशत है यार, तहलका है उसका, तहलका, ये थोड़े उसी से रिलेटेड है, राइट ना। तो अपन कैसे कहेंगे इसको एज ए नाउन, तो एज ए नाउन आप इसको कहेंगे, मेरी बात सुने, अ सडन ग्रेट फियर, अचानक होने वाला भयंकर वाला डर। आप कह सकते हो स्पेशली दैट स्प्रेड्स थ्रू THROUGS ए क्राउड, भीड़ के द्वारा जो फैलता है ना, राइट, वो
जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल इसका दे देता हूं, और एग्जांपल के लिए आपको यहाँ थोड़ा इसके थोपड़े के ऊपर देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कह सकते हो द फायर कॉज्ड a panic in the city. In the city. हेलो साहब, यू कैन से राइट ना। अच्छा, मैंने वर्ब के सेंस में मैंने आपको बताया नहीं, वर्ब के सेंस में भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना भैया, बच्चों भाग मत जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ना, राइट ना। और बहुत इजी है हंसी मजाक करना लाइफ के साथ में। अब आप देख लो, हंसी मजाक कर लो या कुछ भी कर लो आप, या तरीके से पढ़ लो। हम बात कर रहे हैं एज ए वर्ब, राइट ना। तो ऐसे वर्ब ये कैसे यूज होगा वो आपको देखना है। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन दे देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। टू मेक और बिकम सो फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड लिखते चलो अपनी कॉपी में, फ्राइटेंड दैट, राइट, वन loses द पावर, loses power to think, THINK, clearly। वेरी गुड, ये मस्त था यार। क्या था देखिए, टू मेक या फिर बिकम हो जाना, सो फ्राइटेंड बहुत ज्यादा डरा हुआ, दैट वन लूजेस किसी ने खो दिया हो, राइट ना, द पावर बोले तो सोचने की शक्ति को, क्लियर सोचने की शक्ति को अगर किसी ने, राइट, इन दिस केस यू कैन से इट, इज दैट क्लियर और नॉट। तो फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये 3 तरह का होता है और आपको ये ध्यान रखना है। मैंने उधर मिटा करके बहुत बड़ी गलती करती है, मुझे वापस लिखना पड़ेगा। बिकम सो फ्राइटेंड, FRIGHTENED, और मुझे उस पर अंडरलाइन भी करनी पड़ेगी, यानी कि सो फ्राइटेंड। हेलो साहब, हो गया मामला क्लियर। अब नहीं, इसका कोई एग्जाम्पल सर नहीं, अगर हो तो दे दो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी पक गए आपके इस वर्ड से। तो इतना खतरनाक वर्ड कौन लेके आता है यार, इतना ज्यादा हमने तो आज तक इसको इतना ज्यादा सोचा ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसका एक एग्जाम्पल। ही क्रिया के सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज होता है। ही पैनिक्ड एट द sight of the audience, he panicked at the sight, at the SIGHT, sight of the audience। अब तीनों चीजें आपके सामने हैं, और तीनों को तरीके से समझने की चेष्टा करें। एडजेक्टिव, caused by unexpected overpowering fear, पहला काम। इज दैट क्लियर। अब यहां एक छोटी सी चीज आपके सामने यहां लग रही होगी कि हमने यहां लिख क्या दिया। अब ये ऐसी मिस्टेक कई बार हो जाती है, अभी मैंने पढ़ा है तब मुझे ये समझ में आया कि मैंने ऐसी मिस्टेक कर कैसे दी, राइट ना। मुझे ब्लैक पेन लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या मिस्टेक हुई है, क्या कोई बता सकता है यहाँ क्या मिस्टेक हुई है? कैन यू टेल मी, इज देयर एनी वन जो मुझे बता सकता है क्या मिस्टेक हुई है? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। इसमें एक मिस्टेक है, आप कमेंट करके बताओ कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में मिस्टेक क्या है। कौन बताएगा? हैं? कोई भी स्टूडेंट जो बता सकता है कमेंट करो। कोई है कमेंट करने वाला? नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आपको नहीं दिख रहा तो हम बता देते हैं। यहां फियर की स्पेलिंग में FEAR आएगा। ये स्पेलिंग लिखते समय अपन थोड़ा सा गड़बड़ कर गए थे, राइट ना। खैर कोई बात नहीं, आपसे भी ये गलती हो गई थी। आप जिन्होंने जवाब दिया वो अच्छी बात है, कई बार हो जाती है। लिखना क्या होता है, लिख क्या देते हैं। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, वर्ब के सेंस में भी पढ़ लेते हैं। टू मेक और बिकम सो फ्राइटेंड दैट वन लूजेस द पावर टू थिंक क्लियरली, पहला काम। और ही पैनिक्ड एट द साइट ऑफ द ऑडियंस, ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया है। इज दैट क्लियर?
अच्छा, आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी मैं तो मेरी तरफ से इतना ही कहूंगा। बाकी शायद इसके एग्जाम वो क्या कहते हैं सिनोनिम आपको मतलब पढ़ने चाहिए, तो सिनोनिम पढ़ने के लिए हम बैक जाएंगे तो अपने पास में जगह है कुछ अपनी, हाँ लिख सकते हैं इसके सिनोनिम। तो जरा देखिए ऊपर से मैं इसके सिनोनिम लिख रहा हूं, वो भी जरा एक बार पढ़ लो आप। तो सबसे पहले तो एंजाइटी, अलार्म, अलार्म से इसको कनेक्ट कर सकते हो, एंजाइटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट ना। फियर आपका हो ही गया, डर, फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट आप कह सकते हो, या फिर टेरर आप कह सकते हो, अरे यार उसका तो बहुत तगड़ा बार टेरर है, या हेजिटेशन आप एजिटेशन आप कह सकते हो, AGITA, एजिटेशन भी आप कह सकते हो, राइट ना। अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, डिश में रिचार्ज खत्म हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है यार डिश में आज रिचार्ज कहीं खत्म ना हो जाए, आज खत्म हो गया तो मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूंगा, और मेरा मैच और चल रहा है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। स्केयर, हाँ बिल्कुल बच्चों, आप स्केयर भी आप कह सकते हो, राइट ना। तो स्केयर है बी स्केयर्ड, जैसे बी अफ्रेड, आप अफ्रेड भी कह सकते हो, डरे हुए ना, अफ्रेड कह लो ना, फ्राइट, अफ्रेड, AFFRAID, अफ्रेड कह लो। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपके सामने इतना मैंने सब कुछ लिखा है, राइट ना। क्या मुझे सच में फियर की स्पेलिंग नहीं आती या मैंने लिखी वहां गलत थी है? तो देखते हैं यहाँ कहीं मैंने और कोई फियर की स्पेलिंग लिखी है क्या? बिल्कुल लिखी है बच्चों। तो आप ये नहीं कह सकते गलत पढ़ा रहे हैं मार साहब, है ना। यहाँ भी मैंने सही लिखी है, देखो। अरे भाई साहब इधर आओ, और यहाँ भी मैंने लिखी है फियर की स्पेलिंग सही। तो कभी कभी हो जाता है हम लिख क्या रहे होते हैं और लिख क्या देते हैं। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, चलिए आगे। पैनिकी, ये क्या वर्ड आ गया, ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। पैनिक की, तो यहाँ ये तो ट्रिक भी अच्छी बन रही है हमारी तरफ से, तो कैसे भी शब्द आ जाओ हम तो हर शब्द को बोले तो आराम से तरीके से घोट घोट करके पढ़ लेंगे। तो PANI से तो सीधा सीधा आपका बन रहा है पानी, तो हम इत्थे लिखेंगे पानी। और भैया यहाँ एक छोटा सा वर्ड है सी, और सी से हम बनाएंगे को, और CKY से हम और एक चीज बनाएंगे, बोले तो ICKY से, इन तीनों से मिला, चारों से मिला करके अपन एक चीज बनाएंगे ICKY से, बोले तो इस काई, बोले तो SKY जैसा साउंड, स्काई। तो गाइस सबसे पहले तो इसकी मतलब अपने ट्रिक बना ही लिए कि जब पानी को मैं स्काई से, देखो ये बन रहा है ना, पानी को जब मैं स्काई से आता हुआ देखता हूं मैं घबरा जाता हूं, हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है मेरे अंदर। अब ये वर्ड उसी से बना है, पैनिकी, पैनिक से। कहीं आप सोच रहे हो कि ये कुछ नया है, ये कुछ नया नहीं, ये उसी से बना है। समझ रहे हो मेरी बात? वो जो वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था ना पैनिक, वो एक्चुअली में नाउन, और इसकी एडजेक्टिव भी उसने अलग बना दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो व्हाट कैन यू से दैट अबाउट इट? आप ये कहोगे गुरुजी दैट इज एडजेक्टिव टू, ये भी इसका एडजेक्टिव है। इंक्लाइन टू पैनिक, यू नो व्हाट, आतंकित, आतंकित एडजेक्टिव मैंने यहां लिखा है। और इसकी डेफिनेशन में मैं जाऊंगा तो मैं लिखूंगा इंक्लाइंड, इंक्लाइन टू पैनिक। हमने इसके मुंह में ये टू ठूस दिया बेचारे के। अब और ये ऐसे मतलब हमने टू को रखा है एक तरह से बोले तो कील की तरह। अब ये ना ऊपर से नीचे मुंह को दबा सकता, मतलब ये कुछ ही नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बच्चों को तो मुझे बताना पड़ेगा ना बच्चों, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन क्या होता है, बोले तो प्रवर्त, झुका हुआ। इंक्लाइन का मतलब झुकना है ना, झुकना वगैरह ऐसा होता है, राइट ना। या किसी तरफ उसका झुकाव होना, या फिर उसकी तरफ मतलब उसकी थोड़ी वो रहना, है ना, किसी तरफ प्रवर्त रहना, राइट ना। तो हम इसको कैसे समझेंगे एडजेक्टिव? चलो मान लिया तो मैं कह सकता हूं इसका शी गेट्स पैनिकी इन अन एग्जाम, इन अन एग्जाम। इज दैट क्लियर? इन ए पैनिकी मूड,
बोले तो घबराए हुए मूड में। तो पानी को जब मैं स्काई से आता हुआ देखता हूं तो मैं घबरा जाता हूं, यानी कि घबराए हुए मूड में मैं रहता हूं। तो ये पैनिक की मैंने ये वर्ड आपको बताया था। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम आपको और इसको अच्छे तरह से समझाएंगे। पैनिक वर्ड जो मैंने बताया था वो अनकाउंटेबल था। क्या था? अनकाउंटेबल था। इज दैट क्लियर और नॉट? और मैंने उसको, मैं अपन कहते हैं ना डोंट पैनिक, यार ज्यादा पैनिक मत हो, ज्यादा परेशान मत हो, राइट ना। इफ एवरीवन स्टेज काम नो वन विल गेट हर्ट, है ना। अगर सब लोग मतलब शांत रहेंगे तो कोई भी हर्ट नहीं होगा। तो कहते हैं ना डोंट पैनिक, यार पैनिक मत हो ज्यादा। तो ऐसे भी अपन बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं, है ना। पैनिक के मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं, ये उसी वर्ड से निकला है जिसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बोले तो हलचल का, है ना। डोंट बी, बोले तो डोंट बी सो पैनिकी, यू कैन से दैट। लिख लो और एक एग्जांपल, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। डोंट बी सो पैनिकी। आपने पता है क्या पढ़ा? ट्रिक तो आप पढ़ ही रहे हो याद करने की, तो वो तो बच्चों का खेल है, वो तो बहाना है एक ट्रिक। बाकी असली चीजें तो यही है समझने के लिए। डोंट बी है सो पैनिकी, ज्यादा मतलब आतंकित, ज्यादा मतलब परेशान मत हो, ज्यादा डरे घबराया हुआ मत रहे यार, फ्राइटेंड मत रहे इन दिस सिचुएशन, है ना। तो यार मजा आ गया यार, कुछ भी कहो यार, है। तो और क्या कह सकते हैं, और समझना है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत? तो और भी हमसे, वाओ कितना प्यारा है देखो, राइट, इंटरेस्टिंग। देखिए गाइस, और भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये एडजेक्टिव है, आपको ये समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? तो आप इसको कह सकते हो FEELING, फीलिंग, और कैरेक्टराइज्ड, CHA, कैरेक्टराइज्ड। देखो आपको यहाँ ये मैं टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको लगता है मैं इसको सीधा लिखूं या टेढ़ा सही है? जल्दी बोलो, मिटा दूं? चलो मैं सीधा ही लिख देता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आए, राइट। तो फिर हम यहां लिखेंगे, राइट। तो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। फीलिंग और कैरेक्टराइज्ड वाई कंट्रोल, ये देखो, कंट्रोलेबल फियर, राइट। कभी कभी पेन ही नहीं रुक लिखता ही नहीं है, मैं घसीटता रहता हूं इसको कई कई बार, राइट ना। फियर और एंजाइटी, राइट, यस, वेरी नाइस। चलिए आगे। इसके मुझे नहीं लगता कि आपको मैं सिनोनिम बताऊं, क्योंकि यू नो अबाउट दिस वर्ड, व्हाट इज दिस, आप इसको समझ गए होंगे। ये पैनिक से आया है, तो जो पैनिक में मैंने बता दिए उसी से रिलेटेड ये है आपका, हाँ ना। और आपको मैं ज्यादा क्या बताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक काम कर सकता हूं। देखो सुनो, बहुत ही प्यारा काम करूंगा अगले वर्ड पे ले जाके। परस्पर डॉग जो होते हैं आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मिथ्याभास। तो परस्पर डॉग, इसकी ट्रिक बन रही है परस्पर डॉग। परस्पर जो डॉग होते हैं, ये ऐसा फील दे रहा है ना। तो परस्पर आ गया और विरोधी भी आ गया, राइट ना। ये वर्ड आपके सामने आ गया, पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स तो आपको समझ में आया क्या? इसी से बोले तो परस्पर डॉग जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं, बोले तो विरोधाभास होता है उनके अंदर, है ना, विरोधाभास। यानी कि ये नाउन है, ये नाउन है, इसको कोई नहीं रोकेगा। बोले तो इसको हम कहेंगे विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास है आपका। इज दैट क्लियर? अब आप एक काम करो, इसको तरीके से समझो। तो तरीके से समझने के लिए सबसे पहले तो इसकी, तो ये वर्ड तो आपको याद हो गया। जो डॉग होते हैं ना वो अपने परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? विरोधी होते हैं, हाँ या ना। और इसको अच्छे तरीके से समझो, कॉन्ट्राडिक्ट जिसे कहते हैं ना। तो ठीक है, अपन इसको और समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, कि एक ऐसी सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी बात जो कि वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती हो, फॉर दैट वी यूज दिस वर्ड। मतलब एक ऐसी बात जो वास्तव में सच है, वास्तव में सच है, लेकिन देखने में साफ झूठी जान पड़ती हो, ये नाउन के सेंस में अपन इसको ऐसे यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? उस सिचुएशन के लिए अपन यूज करते हैं। अच्छा मान ली बात,
और इसका क्या हो सकता है, और इसको समझाओ। मैं और अगर इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे प्रॉपर इसके लिए एक पेज चाहिए जहां मैं इसको तरीके से समझा सकूं। तो देखिए, a statement or proposition that despite sound reasoning from acceptable premises leads to a conclusion that seems senseless, logically unacceptable or self contradictory। यानी कि इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, पर आई होप आप इसको समझ लेंगे, ट्रांसलेट आप इसको कर लेंगे। देखिए समझना, आ statement or proposition that despite sound reasoning reasoning from acceptable reasoning from acceptable premises, premises, premises leads to a conclusion अब इससे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, दैट सीम्स जो दिखता है, दैट सीम्स सेंसलेस, जो सेंसलेस दिखता है, राइट, लॉजिकली अनएक्सेप्टेबल है, लॉजिकली अनएक्सेप्टेबल है, राइट ना, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और क्या है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। इसको डिक्शनरी मत पढ़ लेना, कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट ना। ये आपका वर्ड हो गया। आपको मैंने इसको समझा ही दिया था, और समझाने के लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी है। यानी कि एक ऐसी सच बात जो सच में सच है, परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती है, राइट ना। ये ओवरऑल पूरा, ये जो लाइन है इसको पूरा डिफाइन कर रहा है, विरोधाभासी तरीके से। विरोधाभास जो होता है, राइट ना, इसका एडवर्ब बन जाएगा, विरोधाभासी तरीके से इसका एडवर्ब बन जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है। आप इसका एडवर्ब भी अगर बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, पेन चेंज करके यहां लिख देता हूं, PARADOXICALLY, ये इसका एडवर्ब बन जाएगा, जिसका मतलब है विरोधाभासी तरीके से। इज दैट क्लियर? असत्याभास, देखिए समझिए। और इसके कुछ सिनोनिम, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका उल्टा, हाँ या ना? तो लिखते जाइए कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट, राइट ना, कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हो, या पजलिंग आप कह सकते हो, पजल टाइप, राइट ना। ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, जो मतलब माने हैं बोले तो शास्त्रों ने। फिलहाल तो आप इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो, राइट ना, FLICT। अब ये दो चीजें आपको याद रखनी है भैया। कॉन्ट्राडिक्शन तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसको याद कराने की। लेकिन फिलहाल तो आप इसको परस्पर, डॉग एक दूसरे के विरोधी होते हैं के नाम से जानो, राइट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पार्ले जी ने एक बार बैठक बुलाई थी, सभा बुलाई साहब, क्या बुलाई? सभा, राइट ना। कैसे साहब? टीचर, एक्चुअली में टीचर ने कहा था एक बार कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है बेटा, कल पापा को साथ लेकर आना, वरना। तो स्टूडेंट ने बोला वरना क्या? तो टीचर ने जवाब दिया, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके उसमें पापा को टैग कर दूंगा।
या तो पापा को बुला लेना, क्योंकि मैं उनके साथ कोई बैठक, कोई सभा राइट करना चाहता हूं पार्लेजी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये नाउन है या वर्ब? नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ये वर्ड दोनों है। इज दैट क्लियर? आप इसको डिस्कशन कह सकते हो, कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, है ना, या फिर एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हो जहां नेगोशिएशन होता है इनिमीज के बीच में। इन दैट केस इट कैन बी यूज, यानी बातचीत करना, बातचीत के लिए बुलाना या संवाद करना, आया ना, तो उसके सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो ये वर्ब है, बातचीत करना, जवानी बहस करना। तो यहां आप कह सकते हो बोले तो बातचीत करना, बातचीत करना या संवाद करना, संवाद करना, बातचीत करना या संवाद करना। ठीक है साहब, संधि वार्ता, यू कैन सी दैट। तो मैं एक सेंटेंस इसका दे देता हूं आपको तो समझ में आ जाएगा। तो ब्लैक पेन वेयर आर यू, द द द बहुत गंदा लिखा है मैंने ये, और इतना गंदा थोपड़ा मुझे तो पसंद ही नहीं कतई। यार शब्दों का चेहरा अच्छा होना चाहिए। अब मेरी अच्छी राइटिंग नहीं, नहीं पता नहीं मैं क्या कर देता। द किंग सेंड आ मैसेंजर। मुझे बचपन में मैसेंजर की स्पेलिंग नहीं आती थी और वो काम आज भी मेरे साथ में हो रहा है। मैसेंजर की स्पेलिंग, मैसेज और मसाज की स्पेलिंग में मैं पहले बड़ा कंफ्यूज होता था, जब बाद में मुझे समझाया किसी ने। मैसेंजर टू द एनिमी, कैम टू पार्ले, कैम टू पार्ले। बच्चों यू नो व्हाट, ये इतने स्लो साउंड में ऐसे आराम आराम से इसको पढ़ने का मतलब ये है कि हाँ ये सर नहीं दुखाता। आराम से फोन रख दो, आराम से एक एक चीज को ऐसे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, राइट ना। ऐसे एकदम बोले तो रायता नहीं फैलाना है। और एक चीज नहीं समझ में आ रही मेरे, कि हमेशा लोग यही क्यों कहते हैं यार रायता फैला दिया। फैलती तो सब्जी भी है ना, दाल भी तो फैलती है, फिर वो बदनाम क्यों नहीं है? रायता ही क्यों बदनाम है? जो कमजोर आदमी है उस पर ही तो बस चलता है लोगों का। बेचारा रायता कमजोर है, जल्दी से बन जाता है, सब्जी बहुत मेहनत से बनती है। रिहाई अच्छे व्यवहार पे मिलती है, पैरोल जिसे कहते हैं ना, आपका अगर अच्छा व्यवहार है तो हम जेल से आपको फ्री कर देंगे। तो ऐसा होता है अगर किसी को मतलब सजा 10 साल की सुनाई गई है और उसका अच्छा बिहेवियर रहा हो तो 7 साल में, 6 9 8 साल में उसको छोड़ दिया जाता है। तो पैरोल उसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो पैरोल का मतलब है अच्छे आचरण पर किसी को छोड़ देना, है ना। कंडीशनली रिलीज फ्रॉम जेल, कंडीशनली तो हम कह सकते हैं कंडीशनली रिलीज्ड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड पैरोल। बात समझ में आ गई? पैरोल बोले तो हिंदी में तो हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी का तो एक तरह से ये एक बोले तो कमिटमेंट होता है उस कैदी का, कि अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। वादा एक ऑब्लिगेशन ले लेता है वो, हाँ, है ना। एक स्टेटमेंट दे देता है, लिख के स्पीच, बोले तो मैं वचन देता हूँ अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, राइट। ये है मौखिक प्रतिज्ञा होती है, राइट ना। या फिर आप कह सकते हो पैरोल में क्या होता है कि एक ऐसी बात जो प्रतिदिन सिपाहियों को अपने और अन्य के अंतर, मतलब ऐसा आप कह सकते हो पैरोल बोले तो आपको हर रोज सिपाहियों को जाके या जेल में जाकर के आपको एक बार हाजिरी देनी पड़ेगी, यस मैं यही हूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ। हर रोज आपको अपनी दिनचर्या बतानी होगी कि मैं कहाँ गया, कैसे गया, राइट। फिर वो आपको छोड़ देते, ठीक है आप बाहर रहिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हर रोज यहाँ बता के जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये अपन इसको ऐसे कह सकते हैं। तो मैं इसको और समझा देता हूँ, आप और इसको समझना चाहते हो तो इधर समझ सकते हो आप। यस, मैं आपको समझा देता हूँ। एज ए नाउन ये क्या होता है, तो आप कह सकते हो द रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। टेम्परेरी तौर पे अपन किसी को रिलीज कर देते हैं ना, राइट।
और या फिर परमानेंटली भी किया जा सकता है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए, राइट, टेम्पोरली, और आप कह सकते हो परमानेंट, ठीक है। कभी कभी अपन परमानेंटली भी कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, कोड कर देता है परमानेंटली, बिफोर द कंप्लीशन बोले तो उसकी जो वो कहते हैं ना सजा पूरी होने से पहले, तो कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस, सजा, राइट, ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर। हेलो साहब, आ गई वही बात समझ में, कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं अब गुड बिहेवियर में रहूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाए। तो इसका और एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको समझा सकता हूं कि ही कमिटेड, बोले तो ही कमिटेड एग्जाम्पल देखो, ही कमिटेड आ burglary while on parole। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत आपको यहां तक? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और भी इसकी अपन कह सकते हैं वर्ब के सेंस में, रिलीज राइट ऑन पैरोल, तो ही वॉज पैरोल्ड आफ्टर सर्विंग 9 months ऑफ 2 year सेंटेंस, बोले तो सेंटेंस बोलो सजा, 2 year की मतलब सजा। तो ओवरऑल आप ऐसे भी इसको एज ए वर्ब आप ले सकते हो। एज ए वर्ब ये कैसे फंक्शन करता है, एज ए वर्ब ये कैसे लेता है, इसका भी सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं। तो ये हो गया आपका रिलीज, रिलीज ऑन पैरोल, राइट ना। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं रिलीज ऑन पैरोल का, राइट ना। तो ही वॉज PAROLED पैरोल्ड आफ्टर सर्विंग 10 months of a 3 year सेंटेंस। बात समझ में आ गई साहब? इस तरह से आपने इस पैरोल वर्ड को भी समझा, और समझने और भी हैं आपके पास, ज्यादा वर्ड नहीं बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं आपके लास्ट कितने वर्ड बचे हुए हैं। परसिमोनियस, इसके बाद 2 वर्ड और बचेंगे, हम जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। पर उसने सिम नहीं खरीदी, मोनिका इतनी कंजूस क्यों थी? तो आप इसको याद कर रहे हो, मोनिका इतनी कंजूस थी कैसे? PAR से पर, सिम नहीं खरीदी, और MONI मोनिका ने USA चली गई, लेकिन पर उसने सिम नहीं खरीदी, बोले तो ये हो गया परसिमोनियस, यानी कि उसने सिम क्यों नहीं खरीदी ये नहीं समझ में आया, राइट ना। अच्छा, वैसे तो आपके वर्ड 2-4 बच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना परसिमोनियस के बाद में, राइट, कोई बात नहीं है, इसको समझ लो। मैं जल्दी कर लेता हूं, कंजूस जिसे अपन कहते हैं, आप इसको किफायती भी कह सकते हो, ये एडजेक्टिव है, आपको बता देता हूं, ये आपका एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? जिसे अपन कहते हैं मितव्ययी, फ्रूगल, है ना, अल्पव्ययी, है ना, वो जो होता है कंजूस, जो बहुत कम खर्चा करता है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए मैं लिख देता हूं, अनविलिंग टू स्पेंड मनी। क्या खुल गया भैया? अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज। हेलो साहब, अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, अनविलिंग, इच्छा ही नहीं होती लोगों की पैसा खर्च करने की, वो लोग होते हैं ये परसिमोनियस। पर उसने सिम नहीं खरीदी, इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? एग्जाम्पल भी मुझे इसके देने पड़ेंगे यार, क्या करूं, मुझे समझाना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल देके, नहीं तो मैं भी कंजूस हो जाता लिखने में भी, है ना। वेरी गुड। तो चीफ, CHEAP, पहला, बिल्कुल कह सकते हो, MISERLY,
ऐसे भी कह सकते हो। कुछ और आप एक काम कह सकते हो ना, ऐसे लोग जो पेनी पिंचिंग होते हैं, पेनी पिंचिंग। और कुछ कहना है आपको? नहीं, कुछ और आप और कुछ नाम देना है इन लोगों को। हाँ, ये अनजेनरस या टाइट लोग होते हैं, पैसा तो खर्च करते ही नहीं है। बस आपको ये चाचा ताऊ के हैं, इन पर ज्यादा ध्यान रखना है, इनकी देखभाल ज्यादा करनी है आपको, राइट ना। ये आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। 3 मैंने आपको दिए हैं, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या मतलब है फालतू के लोगों से, फालतू की चीजों से, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा मतलब आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब तक तो आपको लगना चाहिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, वॉकिब इम्प्रूव हो रही है, राइट। पापड़ बेचने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं, यानी पापड़ जो बेचता है वो गरीब होता है, बड़ा पुअर होता है ना, डेस्टिट्यूट होता है। तो गरीब के पांव पर चोट लग गई, आप ये ट्रिक भी मुंह तोड़ देने वाली ट्रिक है। आप सीधा को पाव पर पापड़ बोले तो पापड़, पापड़ गरीब आदमी बेचता है भाई। तो पापड़ बेचने वाला व्यक्ति जो काम चला रहा है, जो पापड़ बेच रहा है वो गरीब है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पॉपर, पाप, वैसे तो इसको हम पापड़ बोलते हैं, ये आपकी नाउन है। सीधा सीधा मैं आपको समझा दूं, ये आपकी क्या है, नाउन है। ये एक्चुअली में बैगर भी, बैगर के लिए कंगाल जो होता है ना, पुअर पर्सन जो होता है, हम उसके लिए इसको यूज करते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको तरीके से समझा देता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट ना। तो जरा देखिए, अ वेरी पुअर पर्सन, ए वेरी पुअर पर्सन। तो हर हस्बैंड डाइड, हर husband died a pauper। निर्धन मनुष्य, आप कह सकते हो दान, मतलब दीन, गरीब, भिखारी, कंगाल, ये सब इसके होते हैं। कहां से लाए हम नए वर्ड आपके लिए? बस इतना ही समझो, आ वेरी पुअर पर्सन। रेड पेन से लिख देता हूं, ए वेरी पुअर पर्सन, अ वेरी पुअर पर्सन। बस काफी है इतना, ज्यादा की जरूरत नहीं है। गरीब को और क्या कहते हैं, पुअर पर्सन, काफी है। चलिए आगे, कथा समाप्त होने वाली है। अगला बहुत ही प्यारा वर्ड है आपके सामने, जो क्राइम करे, है ना, उनको पकड़ लो। महत्वहीन जो होते हैं, महत्वहीन जो होते हैं या जो अपराध करते हैं उनको पकड़ लो। तो पकड़ लो, क्या है ये वर्ड, है ना। तो ये हो गया आपका, आपका बहुत ही प्यारा वर्ड है। यहाँ इससे सीधा सीधा बन रहा है पकड़, तो मैं लिख देता हूं ना यहाँ, पकड़। और ये बन गया डिल्लो, डिल्लो से बिल्लो रानी बन रहा है। बिल्लो रानी सुना है आपने कभी? नहीं, बिल्लो रानी अगर नहीं सुना तो हम बता देते, डिल्लो से बिल्लो बना लो आप। तो डिल्लो को जो पकड़वा देगा वो बड़ा महत्वहीन या बिना पैसों के या पैसे के बिना डील करने वाला महत्वहीन काम होगा। या पीईसी से पैसों के, है ना, पैसों के बिना दिल दोगे महत्वहीन होगा। आज के टाइम में पैसा नहीं है तो दिल देना बेकार है ना। अपराध है, क्राइम है, तो आप कह सकते हो, बोले तो अपराध, क्या भाई, अपराध है। यार ये वर्ड आते कहां से इनके पास में, अ स्मॉल रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट ऑफेंस ऑफ सिन, यानी कि समझ में नहीं आया गुरु जी दोबारा बताना। तो बेटा मुझे लिखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़े ना समझ में आ जाएगा। तो बताओ सर, ए बोलो यस, स्मॉल, यस, रिलेटिवली, रिलेटिवली, ए स्मॉल रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, यस, ऑफेंस और सिन। मतलब और जानना है?
रुको फैन चला के देखता हूँ ग्रीन चलता है क्या, येलो चलता है क्या, नहीं चलता, और ये चलता है क्या, यस ये चल रहा है। चलो, तो ए सीरीज ऑफ माइनर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वाज एग्जांपल, ए सीरीज ऑफ माइनर गवर्नमेंट ministers was involved in a variety of sexual peccadillos and had to resign। बेचारों को देना पड़ गया रिजाइन, बेचारे का एक है अपराधी थे, आया ना, मिसडीड लोग थे, है ना, कैसे लोग थे, मिसडीड। आप चाहो तो इसके सिनोनिम में मैं बस इतना ही बता देता हूँ कि लैप्स या मिसडीड आप कह सकते हो सिनोनिम में, राइट ना। तो मैं लिख ही देता हूँ ना, आप तो कहाँ से लिखने वाले हो, तो क्या लिखें, मिसडीड, MIS, मिसडीड। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, तो आप कहेंगे यस, सो गुड, ऑल गुड, सो गुड। और कुछ बच रहा है, एक और बच रहा है, पियर में जाकर के हमारी मम्मियां अपने हम उम्र अपनी मित्र समूह से जाके मिलती हैं। पियर, पियर जैसा वर्ड लग रहा है ये, एक और लास्ट वर्ड है, आपको घबराना नहीं है। पियर में जाकर के राइट ना, जो अपनी मम्मी हैं वो पियर में जाती हैं तो अपनी बहन अपनी सहेलियों से जाके मिलती हैं। पियर, हाँ ना, बोले तो कह सकते हो आप बराबर के इक्वल लोगों से जाकर के मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो हम इसको ज्यादा तो इसमें दिक्कत नहीं है, बस ए पर्सन्स इक्वल इन रैंक, बोले तो इक्वल रैंक के जो लोग होते हैं उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, मैं वैसे तो ये वर्ड काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मैं चाहूँ तो आपको बहुत बता सकता हूँ। आप कह सकते हो ये पर्सन ऑफ द सेम एज स्टेटस और एबिलिटी एज अनदर स्पेसिफाइड पर्सन। तो लिख ही देता हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए कैसे। ए पर्सन ऑफ द सेम एज स्टेटस और एबिलिटी as another specified person। बच्चों ये जो भटाकों की जो आवाज आ रही है ना, इसको सुन के ऐसे मत समझ लेना कि दीपावली पे बनाई है ये रिकॉर्डिंग, ये है तो आज की, पता नहीं क्यों दुनिया बजा रही है, करती रहती है, लोगों का तो काम है, राइट ना। खैर, इसके सिनोनिम और देख लो ताकि सत्यनारायण भगवान की कथा का समापन अपन कर दें, राइट ना। इक्वल, EQUAL पहला, को इक्वल दूसरा, फेलो तीसरा। इज दैट क्लियर? और कॉम्पियर चौथा। और बोलो और क्या चाहिए आपको, कुछ और चाहिए? नहीं, मैच भी आप कह सकते हो, MATCH। और कुछ चाहिए आपको? यस। आपको कुछ और जानना है? नहीं जानना ना, तो छोड़ो ना, क्यों माथा फोड़ी करनी, काफी है इतना, इतना सीख लो वो बहुत है यार। इज दैट क्लियर? बोले तो इक्वल, को इक्वल, फेलो, कंपेयर, कंपेयर, मैच। नहीं, आपको कुछ और जानना हो कि पता नहीं सर, पता और क्या हो सकता है ये, हाँ है ना, ये एक्चुअली में नाउन भी है और ये वर्ब भी है। नाउन और वर्ब के सेंस में इसके कई सारे सेंस हो जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? नोबल मैन भी इसका माना जाता है, रहीश, नोबल मैन भी, नोबल, नोबल मैन, है ना। मैग्नेट भी अपन इसको कहते हैं, ले लो आप चाहे तो भले ही, NOBLE, नोबल मैन। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप कह सकते हो मैग्नेट, मैग्नेट का भी मतलब ये है। आप कह सकते हो मतलब ज्यादा से ज्यादा
ठीक है, बहुत है इतना। कुछ और मुझे ऐसा याद आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, राइट ना? ठीक है, छोड़ें, काफी इतना। चलिए, अनअकैडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए अनअकैडमी के साथ, और अनअकैडमी देगा आपको एग्जाम के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जिसे पढ़ के आप अपने एग्जाम को क्लियर करने का कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। सो while taking subscription, use my promo code LiveRoid and get instant 10% discount. Instantly, sorry, right now, get instantly 10% discount. Okay, guys, thank you so much.